हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि अप्रैल मंथ की चल रही है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में इस बार कुछ ज़्यादा ही टॉपिक है, बट कोई नहीं। इन्वायरमेंट में आप जानते हो कि यहाँ पे जोग्राफी के भी टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल फूड सिस्टम के साथ। सेकंड देखेंगे यूनाइटेड नेशन की बहुत ही अच्छी यहाँ पे रिपोर्ट है, सेकंड वर्ल्ड ओशन असेसमेंट। और ये जो रिपोर्ट है इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि वर्ल्ड ओशन में क्या प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या सोल्यूशन हो सकता है, और इस रिपोर्ट में क्या क्या असेस किया गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। आई थिंक ये दो आर्टिकल ही मैं डिस्कस कर पाऊंगी क्योंकि दोनों काफ़ी लेंदी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग प्रीवियस लेसन नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख लेना, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो यहाँ पे ये आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहला है कि बर्न कन्वेंशन 1886 का एंड रोम कन्वेंशन ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। सेकंड है कि किस स्कीम के बारे में कहा जा रहा है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इस स्कीम का एम है इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन, जो कि रूरल इंडिया के लिए है। तो ये आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशंस है और ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, साथ ही ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो एक्चुअली ये किस स्कीम के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये आप लोग को बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ जो कि वीज़ा नाइस टेस्ट सीरीज़ के लिए है, तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और सॉल्व करना चाहते हो वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ बिफोर प्रीलिम्स। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दी गई है, ईमेल आईडी में आप लोग मेल करके जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप लोग जानकारी ले सकते हो। एंड पेमेंट के लिए ये आपका यूपीआई दिया गया है, सो आप लोग वहीं पर जाकर पता कर लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग सस्टेनेबल फूड सिस्टम। तो सस्टेनेबल फूड सिस्टम जैसे कि आप समझ सकते हो कि सस्टेनेबल कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है तो सस्टेनेबल तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिए। इट मीन्स कि ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि आपका भी काम बन जाए और वो चीज़ें जो है आगे आने वाले जनरेशन को भी मिले और इन्वायरमेंट में भी उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना हो। तो सस्टेनेबल फूड सिस्टम है, इट मीन्स कि अब हमें अपने देश में एक ऐसा फूड सिस्टम लेकर आना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसी फूड सिस्टम होनी चाहिए जिससे कि हर एक लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल सके और उससे हम लोग इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाए और आगे आने वाले जनरेशन को भी उस हिसाब का पर्याप्त भोजन उन्हें भी मिल सके। तो इस तरीके की कुछ सिस्टम हमें बनानी है। चलिए देख लेते हैं बातें क्या की जा रही है। इंडिया में आप देखो पहला नेशनल डायलॉग हुआ है एग्री फूड सिस्टम के ऊपर, और जो नेशनल पाथवेज है उसको एक्सप्लोर किया गया है कि किस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल और इक्विटेबल फूड सिस्टम ला सकते हैं। और क्या बातें की गई है, ये हमारे भारत में इस तरीके का नेशनल डायलॉग हुआ है। तो नेशनल डायलॉग यहाँ पे आप देखो कि क्या क्या बातें हुई है कि जो पहला यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम सबमिट है जो कि सितंबर 2021 में होना है, इसमें भी ये स्ट्रेटेजाइज रखा जाएगा कि क्या क्या एक्शन लेना है जिससे कि जो ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम है उसमें हम लोग चेंजेस ला सकें। ये जो सबमिट होने वाला है अभी सितंबर 2021 में, मेनली इस पे फोकस किया जाएगा वो सारे पाथवेज कि जिस तरीके से हम लोग फूड सिस्टम को शेप कर सके अपने कंट्री में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी, जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक, उसकी सारी गोल की जो टारगेट है उसे हम लोग अचीव कर सके। सो देयर आर टोटल 17 गोल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें अचीव करना है। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे 17 गोल्स हैं। तो ये 17 गोल्स हैं। सबसे पहले है कि हमें पॉवर्टी हटानी है, हंगर ज़ीरो करना है, भूखमरी ज़ीरो करनी है। थर्ड यहाँ पे गोल है कि गुड हेल्थ प्रोवाइड करनी है। फोर्थ गोल है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। सिक्स है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवन है यहाँ पे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करनी है। एट है कि डिसेंट वर्क होनी चाहिए और इकॉनमी ग्रोथ पे काम करना है। नाइन है यहाँ पे इनोवेशन, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 है जिससे कि हम लोग इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस कर सकें। 11th है सस्टेनेबल सिटीज़। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। 13 है क्लाइमेट एक्शन एंड 14 है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि मैरीन इकोसिस्टम पे ध्यान देना। 15 है जो कि हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे ध्यान दे सकते हैं। 16 है कि पीस और जस्टिस के बारे में बात की जा रही है। एंड 17 वन इज़ पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये दीज आर द 17 गोल्स जिसे हम लोग को 2030 तक हमारा टारगेट है इसे कंप्लीट करने का। तो इसको देखते हुए हम लोग ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे जिससे कि इस सारे गोल्स को बेटर तरीके से हम लोग अचीव कर सकें। तो सबमिट में ये प्लान किया जा रहा है कि 5 एक्शन ट्रैक होगी। तो ये 5 एक्शन ट्रैक में क्या क्या है, पहला ट्रैक है कि इंश्योर करना है सेफ़ और न्यूट्रिशनल फूड, यानी कि ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो कि सेफ़ हो और पूरे न्यूट्रिशन से भरपूर हो और सबको मिले, फूड फॉर ऑल। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल है, हाउसिंग फॉर ऑल है, तो सारी चीज़ें फॉर ऑल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल है, तो उसी बेसिस पे हमें फूड फॉर ऑल भी प्रोवाइड करनी है।
तो ट्रैक 2 अगर हम लोग देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न में हमें शिफ्ट होना है, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ की जा रही है चीज़ों को, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल तरीके से प्रैक्टिसेस अप्लाई की जा रही है। बट हमें कंजप्शन पैटर्न को भी यहाँ पे सस्टेनेबल करना होगा। साथ ही साथ ट्रैक 3 है कि जिससे कि नेचर बेस्ड जो पॉजिटिव प्रोडक्शन है वो हम लोग को बूस्ट करना होगा, यानी कि नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन। आप देखते हो कि आज के डेट में लैब में भी बहुत सारी चीज़ें आपका प्रोड्यूस होती है, कुछ आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे नेचर पॉजिटिव हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन करना होगा कि जो नेचर में एडवर्सली अफेक्ट ना करे, नेचर के लिए कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं हो, नेचर को उससे इम्पैक्ट ना हो, वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन करनी होगी। ट्रैक 4 है कि एडवांस करना है इक्विटेबल लाइवलीहुड। इट मीन्स कि आप देखते हो कि कोई लोग रिच है तो बहुत ज़्यादा रिच है, कोई पुअर है तो बहुत ज़्यादा पुअर है, कोई एक वक्त की रोटी भी नहीं यहाँ पे कमा कर खा पा रहे। तो इस तरीके का जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। इक्वल लाइवलीहुड हो, सबकी एक जैसी जो है दिनचर्या हो। मतलब कहने का मतलब एक जैसी होना तो नहीं है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ सारे लोगों को यहाँ पे खाना मिल सके 3 वक्त का, वो हो सके। एक्शन यहाँ पे अगर हम लोग ट्रैक 5 देखें तो इसमें है कि हम लोग को एक रेजिलियंस यहाँ पे बिल्ड करना है वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, जिससे कि जो भी आप देखते हो कि शॉक हो गया है, कोई भी तरीके का स्ट्रेस हो, जैसे आप देखते हो कि अभी भी पैंडेमिक का टाइम है, लॉकडाउन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी फूड सप्लाई है वो कहीं रुक जाए। या फिर आप देखते हो कि अभी साइक्लोन आया है, आपका यास है और टॉटे है, तो इस तरीके से साइक्लोन से भी कुछ स्पेसिफिक एरिया में बहुत अफेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का शॉक आए, किसी भी तरीके का स्ट्रेस आए तो हमारे पास एटलीस्ट फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप देखो कि लॉकडाउन जो लास्ट ईयर से अब तक चला, लेकिन कभी भी आपको ये फील नहीं हुआ होगा कि भोजन की कहीं पर भी कमी है। हालांकि बेसिक फूड्स जो है वो हर जगह अवेलेबल रहा थ्रू आउट दिस ये पैंडेमिक के टाइम में, स्ट्रेस के टाइम में। सो इसी तरीके का हमें फूड फॉर ऑल का भी होना चाहिए कि कोई लोग भूखे भी ना रहे। बहुत सारे लोग भूखे भी रह गए, उनकी जॉब चली गई, तो बहुत तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिला। सो वल्नरेबिलिटीज़ को हम लोग को एक अच्छी तरीके से फोकस करके चलना है कि शॉक और स्ट्रेस में भी वो पीछे ना रहे। सो दीज आर द 5 ट्रैक जिस पे हमें यहाँ पे फोकस करना है, और ये स्ट्रैटेजी होने वाला है जब हम लोग ये सबमिट को अटेंड करेंगे। तो इंडिया आप देखो कि वॉलेंट्री यहाँ पे एक्शन 4 में ये काम करेंगे, यानी कि एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड जो है वो सबमिट में ये हमारा वॉलेंटियर्ड होंगे हम लोग, इसमें इस पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। बट इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो अदर एरिया में भी उसी तरीके का रहेगा। बट एक कहते हैं ना कि इन पाँचों में से आपको क्या बेहतरीन लगा, कि इसके ऊपर आप काम करना चाहोगे, तो हमारी जो यहाँ पे प्रायोरिटी है वो यहाँ पे ट्रैक 4 पे ज़्यादा है। अब देखते हैं कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम की बात क्या की जा रही है। फूड सिस्टम इट मीन्स कि इंटायर रेंज ऑफ जितने भी एक्टर है, जितने भी इंटरलिंक्ड वैल्यू एडिंग यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे कि कोई भी आप देखो कि खेती से ओरिजिनेट हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री से हो, फिशरीज़ हो, इन सारी चीज़ों से जो भी आपका ओरिजिनेट हो रहा है, कोई भी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कंजप्शन हो रही है, और फूड प्रोडक्ट का जो डिस्पोजल हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा और बेटर तरीके से मैनेज किया जाएगा अंडर सस्टेनेबल फूड हैबिट्स सिस्टम। और इसमें क्या है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी इंक्लूड होगी। फूड सिस्टम में क्या है कि कुछ सब सिस्टम्स है, जैसे कि फार्मिंग सिस्टम में भी ध्यान दिया जाएगा, जो कचरे होते वेस्ट होते उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा। इनपुट सप्लाई सिस्टम पे भी ध्यान दिया जाएगा और इंटरेक्ट किया जाएगा दूसरे की सिस्टम के साथ, जैसे एनर्जी सिस्टम है, यहाँ पे आपका हेल्थ सिस्टम है, ट्रेड सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि इंटीग्रेटेड मोड में आपका काम किया जाएगा और पूरी अच्छी तरीके से फूड सिस्टम को जो है मैनेज करने की बात की जा रही है। उसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक जो स्ट्रक्चरल चेंज है हमारे फूड सिस्टम में, ये ओरिजिनेट हो सकता है जो भी हमारे दूसरे सिस्टम में अगर चेंज है। इट मीन्स कि हर एक सिस्टम एक दूसरे से लिंक है। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम हो गया, तो फार्मिंग सिस्टम से आप देखो कि कोई इनपुट सिस्टम है या फिर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये सब एक दूसरे से लिंक है। तो अगर एक सिस्टम में कोई चेंज होता है तो दूसरे सिस्टम में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पॉलिसी है जो कि ज़्यादा बायोफ्यूल को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा फूड सिस्टम में भी। तो ये चीज़ है। एक सस्टेनेबल अगर फूड सिस्टम देखें तो ये ऐसा फूड सिस्टम है जो कि फूड सिक्योरिटी डिलीवर करेगा और साथ ही साथ न्यूट्रिशन, सारे जो भी लोग यहाँ पे फूड खाएंगे तो उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। और किस तरीके से, तो ये आप देखो कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा, ब्रॉड बेस्ड यहाँ पे बेनिफिट होगी सोसाइटी के लिए, पॉजिटिव और न्यूट्रल इम्पैक्ट होना चाहिए इन्वायरमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूट्रिशन फॉर ऑल होगा, जिसमें कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी होगी, सोशल सस्टेनेबिलिटी भी होगा और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी होगा। ठीक है, लेकिन क्या चैलेंजेस है, हम लोग अपने देश में अगर हम लोग सस्टेनेबल फूड सिस्टम को लाने की कोशिश करें तो उसके पीछे क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले है कि हमारे पास ज़मीन की कमी है, स्कार्सिटी ऑफ लैंड, और इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ गरीबी है,
साथ ही जो इनएबिलिटी है कि रिस्क ले, और हमारे यहाँ जो क्रेडिट की एक्सेस है उसकी भी यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, इनपुट की एक्सेस भी कमी देखने को मिलेगी, मार्केट एक्सेस भी बहुत पुअर है, और लिमिट है जितनी भी सस्टेनेबिलिटी जो फूड और एग्रीकल्चर सिस्टम का है वो भी आपको यहाँ पे लिमिट देखने को मिलता है। इट मीन्स कि यहाँ पे ज़मीन की कमी है, ये सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे लिए। सेकंड चीज़ है कि लो प्रोडक्टिविटी है। हमारे यहाँ खेती तो बहुत बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत कम है। कैपिटल फॉर्मेशन अगर एग्रीकल्चर की तरफ से देखें तो वो बहुत लो है। इट मीन्स कि जीडीपी का आपको ओनली 15 to 19% ही देखने को मिलेगा जो कि कैपिटल फॉर्मेशन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो वो बहुत कम है। अगर दूसरे सेक्टर का आप कंपैरिजन करो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर आप लोग सर्विस सेक्टर भी देख लो, तो 40% तक का वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड जो प्रॉब्लम है कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशन, एग्रीकल्चर से जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन बहुत ज़्यादा होती है, और मेजोरिटी जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है वो प्राइमरी प्रोडक्शन स्टेज में होती है। और फिर उसके बाद आप देखो जहाँ पे आपका जो है प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इनपुट यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि वाटर हो गई, फर्टिलाइज़र हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गई, और सबसे ज़्यादा तो आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर से मीथेन की इमिशन बहुत ज़्यादा होती है। तो और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। फोर्थ यहाँ पे रीज़न है सस्टेनेबल स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग एक वन ऑफ द प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, क्योंकि जब भी आप देखते हो कि जो दिवाली वाली टाइम आने वाली रहती है, तो उस समय जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, तो पंजाब हरियाणा वाले किसान क्या करते हैं कि वो हार्वेस्ट करके जितनी भी बाई प्रोडक्ट है उसको एवे ही लैंड में रख देते हैं, और लैंड में जो पड़े रहते हैं उसको ओपन वो जला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, और उससे भी जो है एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बर्निंग ऑफ जो क्रॉप रेसिड्यू है, इसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है अपर लेयर में जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो डेड हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक क्वालिटी है सॉइल की वो यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। इससे आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देखने को मिलता है। सो हर साल आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर निकाले जाते हैं कि दिल्ली में दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स नहीं जलाने हैं, तो इसलिए क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हद तक जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो जाते हैं। और फिफ्थ यहाँ पे रीज़न है, चैलेंजेस है हमारे यहाँ, लो वाटर यूज़ एफिशिएंसी। ओवरऑल इरिगेशन प्रोजेक्ट एफिशिएंसी अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज़ में देखें तो वो 50 to 60% है, लेकिन अगर आप भारत में देखोगे जो कि डेवलपिंग कंट्री है तो ओनली 38% है। इट मीन्स कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी हमारे यहाँ बहुत कम है। इरिगेशन में इस तरीके का वाटर यूज़ होना चाहिए जिससे कि हमारी पानी बर्बाद ना हो, बट आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ सिंचाई की सिस्टम इस तरीके से है कि पानी बर्बाद बहुत ज़्यादा होता है, जितनी ज़रूरत है फसल को उससे ज़्यादा जो है हम लोग बर्बाद करते हैं। तो हम लोग एक इज़राइल की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो कि पर पर क्रॉप मोर ड्रॉप, ये एक आपको जो टेक्निक देखने को मिला है पर क्रॉप मोर ड्रॉप, तो ये हम लोग इजराइल से यहाँ पे सीख कर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, बट ये भी लार्ज पैमाने पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। साथ ही आउटडेटेड लीगेसी इंसेंटिव्स है और पॉलिसी सपोर्ट है। अगर हम लोग इरिगेशन वाटर पे सब्सिडी की बात करें, पावर पे सब्सिडी की बात करें, तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। इट मीन्स कि इतना ज़्यादा सरकार सब्सिडी और छूट देती है, तो हमारे जितने भी किसान हैं ना वो अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके बारे में भी हमने देखा था प्रीवियस मंथ में कि कैसे एक्सप्लॉइट हो रहा है और ग्राउंड वाटर जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही फर्टिलाइज़र में सब्सिडी दी जाती है, पर्टिकुलर यूरिया में जो है वो सब्सिडी दी जाती है, जिससे क्या होता है ना कि क्रॉप साइकिल की जो उसमें न्यूट्रिएंट की जो ज़रूरत होती है और न्यूट्रिएंट का जितना प्रोपोर्शन होना होना चाहिए वो इम्बैलेंस हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पॉलिसी बाइस्ड होता है। अगर हम लोग राइस और वीट के फेवर में देखें तो वहाँ पे पॉलिसी ज़्यादा होते हैं, जो भी पॉलिसी बनाए जाते हैं वो हमारे यहाँ राइस और वीट को दिमाग में रख के बनाए जाते हैं, क्योंकि राइस और वीट बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ यूटिलाइज होते हैं, उसको यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है और प्रोड्यूस भी किया जाता है। तो बहुत सारे पॉलिसी सिर्फ इसी के लिए हुई होते हैं, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। ये सारे चैलेंजेस जब तक इंडिया में इसको ओवरकम नहीं किया जाएगा तब तक ये मुश्किल है कहना कि हम लोग सस्टेनेबल फूड सिस्टम को अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो लैंड नहीं है हमारे यहाँ, लो प्रोडक्टिविटी है, साथ ही एग्रीकल्चर से ही सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी है, स्टबल बर्निंग है, उसके बाद लो वाटर एफिशिएंसी यूज़ है, एंड देन आउटडेटेड लीगेसी इंसेंटिव्स और पॉलिसी सपोर्ट है। वे फॉरवर्ड में हमें क्या बताया जा रहा है? हमें वे फॉरवर्ड में यही बताया जा रहा है कि सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है।
क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर के यूज़ को बढ़ावा दे, बायो फर्टिलाइज़र हो, बायो पेस्टिसाइड्स हो। तो ये जो बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स है, एक्चुअली ये ऐसे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र होते हैं जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ऑर्गेनिक मैन्योर है, तो ऑर्गेनिक मैन्योर में जो प्रोपोर्शन है एनपीके का, नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास का और सल्फर का, तो ये सब आपके इक्वल होते हैं जितना भी ज़रूरत है उस हिसाब से। और जो आपको एवे ही फर्टिलाइज़र देखने को मिलते हैं जिसमें सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, तो समटाइम्स ये भी देखने को मिला है कि उसमें आपकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो ज़्यादा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। सेकंड कहा गया है कि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है। लैंड यूज़ पॉलिसी जो हमारे देश में है उसको सही तरीके से अगर हम लोग इम्प्लीमेंट किए, उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि सही तरीके से लैंड को यूज़ करना है। जैसे कि लैंड होल्डिंग के ऊपर सेलिंग लगा देना चाहिए, कि पर्सपेक्टिव वो भी यहाँ पे लाइवलीहुड के पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ जो मॉडर्न इरिगेशन मेथड है हमें उसे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को हम लोग को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एक ड्रिप इरिगेशन है जिसे मैं अभी बता रही थी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो ये आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकल हो गया, स्प्रिंकल इरिगेशन है। तो इस तरीके की इरिगेशन हमें जो मॉडर्न टेक्निक है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिससे ना तो हमारा पानी बर्बाद होगा और ना ही हमारा ग्राउंड वाटर जो है एक्सप्लॉइट होगा। साथ ही क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखो कि हमारे यहाँ दो तरीके की चैलेंज है जिससे कि उभरने की ज़रूरत है और उसको टैकल करने की ज़रूरत है। एक तो है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है malnutrition। अभी आप देखो जो साइक्लोन आए हैं, ये टोटे और जो आपका यास साइक्लोन, उससे कितना ज़्यादा फसल बर्बाद हुए हैं। तो इससे भी आपको देखने को मिलता है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण अनटाइमली जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा जो हमारे फसल है वो बर्बाद हो रहे हैं। माल अलग एक प्रॉब्लम है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ फसल तो हम लोग उपजा पा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं प्रोडक्शन हो रहा है, और उसके कारण जो लोग हैं उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, उस हिसाब का न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है अंडर न्यूट्रिशन के कारण जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि मल न्यूट्रिशन है, यानी कि कुपोषित का शिकार है। तो ये दो प्रॉब्लम है हमारे देश में जिसको टैकल करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग यहाँ पे, और इसको टैकल करने के लिए हमें डाइवर्सिफाई करना होगा। जो हमारे यहाँ क्रॉप सिस्टम है उसको और ज़्यादा जो है डाइवर्सिफाई करना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रस और इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप हम लोग आज की डेट में उसका इस्तेमाल कर सकें। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जैसे स्टबल बर्निंग का एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है यहाँ पे कि टर्बो हैप्पी सीडर मशीन। ये हैप्पी सीडर मशीन है जो कि क्रॉप को हार्वेस्ट करते भी है और साथ ही साथ जितने भी बाई प्रोडक्ट बचे होते हैं ना उसको बहुत अच्छे से जो है सॉइल के साथ मिक्स एंड मैच कर देते हैं। तो उससे ज़रूरत ही नहीं होगा कि किसान जो है वो खुले आसमान में और ओपन फील्ड में वो आग लगाए और जला दे उसको, ये ज़रूरत ही नहीं होगा। तो मशीन की यूज़ करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप देखो कि रिसर्च और इनोवेशन करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे कि हम लोग जो सस्टेनेबल और न्यूट्रिशन फूड सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, इस गोल को हम लोग अचीव कर पाएंगे जब तक यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ ना कुछ हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है और न्यू टेक्निक को लाने की ज़रूरत है, इनोवेट करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट कर पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कंज्यूमर बिहेवियर की अगर बात करें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को सक्सीड करने के लिए हेल्दी और डाइवर्सिफाइड डाइट की ज़रूरत है, जिसे हम लोग अपने इंडियन कंज्यूमर के मेन्यू में इंक्लूड करेंगे। तो देखिए आप लोगों को कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज करना होगा। जैसे कि आज की डेट में बहुत मैक्सिमम मैं देखती हूँ कि लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि एक दिन में कितने कैलोरी कंज्यूम करनी है, उनको ये नहीं पता होता है कि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। बस पेट भरने के लिए खाते हैं, जिसे हम लोग हिडन हंगर भी कहते हैं। तो हमें पेट भर के नहीं खाना है, हमारे बॉडी को जितनी वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हमें देनी है। हमेशा आप ध्यान रखिए कि एक दिन में जो भी आप खाना खाते हो उसमें हेल्दी डाइट हो। हेल्दी डाइट कहने का मतलब है कि आपके फ्रूट्स भी हो, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो, वाटर्स भी हो, और साथ ही साथ आप जो है एक गुड प्रोपोर्शन में आप चपाती और जो आपकी रोटियाँ, चपाती और जो चावल है, साथ ही साथ आप कुछ और भी हेल्दी डाइट ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि लोगों की जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हेल्दी डाइट की तरफ ज़्यादा जाना है, कम खाइए लेकिन हेल्दी खाइए, तो उससे क्या है कि आप हमेशा हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। फाइन। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड, इट मीन्स दीज आर द काइंड ऑफ सोल्यूशंस जो कि दिया गया है हमें कि हम लोग इस तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल फूड जो सिस्टम है उसे हम लोग अचीव करने के बहुत ही नज़दीक रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ और ऑल ओवर द वर्ल्ड में सस्टेनेबल फूड सिस्टम की बात की जा रही है, बट क्या इंटरनेशनल एफर्ट्स है जो कि हम लोग इस तरीके के सिस्टम को अचीव कर पाएंगे? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सस्टेनेबल फूड सिस्टम प्रोग्राम है ये। एक्चुअली ये 2011 में स्टार्ट किया गया था और जो स्विट्ज़रलैंड की सरकार है उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है।
इसकी ऑब्जेक्टिव है कि एफर्ट्स लेकर आना है जिससे कि जो रिसोर्स यूज़ है उसकी एफिशिएंसी बढ़े, यानी कि अच्छे तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल कर सके। साथ ही जो पोल्यूशन है वो यहाँ पे कम करना है, और जो कंजप्शंस की मतलब कि जितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना उस हिसाब से प्रोडक्शन करनी है। साथ ही जो भी फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की इश्यूज़ है उसको यहाँ पे एड्रेस करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे FAO एंड UNEP के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। सेकंड है फूड एंड लैंड यूज़ कोएलिशन। तो फूड एंड लैंड यूज़ कोएलिशन की बात करूँ तो ये सेल्फ गवर्निंग कोएलिशन है, जिसमें आपको 30 ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो कि इस्टेब्लिश किए गए हैं, और वो ग्लोबल फूड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और लैंड यूज़ सिस्टम को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली ये 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। बट अगर हम लोग भारत की तरफ से देखें तो हम लोग भी हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठे हैं, हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि हम लोग सस्टेनेबल फूड सिस्टम की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहला है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। इसका एम है कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना, सस्टेनेबल बनाना और रिन्यूमरेटिव बनानी। क्लाइमेट रेजिलिएंट भी यहाँ पे देखना है कि क्लाइमेट के कारण जो इतने सारे हमारे यहाँ फसल बर्बाद हो जाते तो एटलीस्ट वो सारी चीज़ें ना हो, ये भी काम करने की कोशिश की जा रही है। इसको इंक्लूड किया गया है वन ऑफ द 8 मिशन जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में था, उसी में इसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये स्कीम स्पेशली फॉर इरिगेशन के लिए है कि इरिगेशन में वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। साथ ही परंपरागत कृषि विकास योजना है जो कि यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंक्लूड हो, कमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो। तो इस चीज़ के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना सरकार के द्वारा लाया गया है। तो ये 3 स्कीम है जो कि आप देख सकते हो कि बेहतर तरीके से इंडिया के इनिशिएटिव दिखा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ सस्टेनेबल फूड सिस्टम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आपकी होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसकी इम्पैक्ट भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे, सोशल इम्पैक्ट देखेंगे एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे होगा, तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा प्रोफाइल होगा, यहाँ पे जॉब निकल के आएंगे, लोगों की इनकम होगी, टैक्स रेवेन्यू आएगा और फूड सप्लाई बेटर हो पाएगा। सोशल इम्पैक्ट देखें तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन बेटर तरीके से हो पाएगा, लोगों के न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, वर्कर्स की राइट पे ध्यान दिया जाएगा। साथ ही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखें तो ऑब्वियस है कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट में यहाँ पे काम किया जाएगा। वाटर की जो बर्बादी हो रही है उसको यहाँ पे देखना है, तो वाटर फुटप्रिंट पे काम किया जाएगा। वाटर हेल्थ होगी, सॉइल हेल्थ होगी, एनिमल और प्लांट हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा। जो फूड की बर्बादी होती है तो उसको रोका जाएगा, और वेस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे जो है टॉक्सिसिटी को भी यहाँ पे रोका जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इस पे काम किया जाएगा। तो इसके इम्पैक्ट तो आपको बहुत तरीके से देखने को मिल रहा है, डाइवर्स नेचर में इसकी इम्पैक्ट है। साथ ही आप देखो कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, इट मीन्स कि सारे लोगों की यहाँ पे ग्रोथ होगी, पूरे लोग जो है यहाँ पे सबकी यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा। ग्रीन ग्रोथ होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी भरी पे ध्यान दिया जा रहा है। इको सोशल प्रोग्रेस होगा, यानी कि हर तरीके से इकोनॉमिक बेसिस पे भी और सोसाइटी के बेसिस पे भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेंगे। सो इम्पैक्ट भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए यहाँ पे सस्टेनेबल फूड सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक बार और समराइज़ कर लेते हैं कि एक्चुअली अभी इंडिया में पहली बार नेशनल डायलॉग हुआ है एग्री फूड सिस्टम में, जो कि दिल्ली में हुआ है, जिससे कि एक नेशनल पाथवेज को हम लोग एक्सप्लोर कर सके और सस्टेनेबल और इक्विटेबल फूड सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। तो अभी आगे चलकर सितंबर में ये आपका एक डायलॉग होने वाला है, तो यूनाइटेड नेशन की फूड सिस्टम सबमिट होगी, डायलॉग नहीं सबमिट होगी, तो उसमें इस चीज़ों को रखा जाएगा कि हाँ कैसे क्या क्या काम करना है जिससे कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम की तरफ हम लोग बढ़ सकें। साथ ही अगर बात करें सस्टेनेबल फूड सिस्टम क्या है, तो ये आप समझ चुके हो। और इंटरनेशनल एफर्ट्स हमने देखा, इंडिया का एफर्ट्स देखे, लेकिन हाँ इंडिया में अगर सस्टेनेबल फूड सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात करें तो बहुत चैलेंजेस है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, और बहुत सारे वे फॉरवर्ड भी हम लोग देखे हैं। सो ये सारे यहाँ पे टॉपिक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, तो अभी मैं और ज़्यादा आप लोग को नहीं यहाँ पे ये सेकंड टॉपिक क्योंकि बहुत लेंदी है, आप देखो स्टार्ट करूँगी तो इसमें अलग से 20-25 मिनट लग जाएगा, लेकिन अभी मैं इसके लिए नहीं दे पाऊँगी। तो कल मैं स्टार्ट करती हूँ इसी के साथ और बेटर तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ओके, जल्दी जल्दी में मैं कुछ भी टॉपिक कंप्लीट नहीं करना चाहती, आराम से मैं आप लोग को पढ़ाने चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, टाइम देकर पढ़ो, लेकिन हाँ ऐसा पढ़ो कि दिमाग में बैठ जाए और चीज़ें एकदम से क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। ओके, सो कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के साथ, और भी आपको PD365 के सारे लेसन आपको जो है टाइम टू टाइम मिलते ही रहेंगे, तो उसके लिए आप लोग वरी मत हो। तो चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप फ्री हो कि आप कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू।